शुक्रिया आपका, आपने TV9 परिवार के लिए समय निकाला, आपके लिए बहुत बहुत आभार। पहला सवाल प्रधानमंत्री जी, इस वक्त देश इसके पहले एक तो भांति भांति के बॉलर्स हैं और फील्डिंग भी बड़ी टाइट है तो लेकिन आपने जब वर्णन किया 7 LKM का, ये सत्ता की धुरी नहीं है, ये सेवा की धुरी की जगह है। और इसलिए ये जो कल्पना थी किसी समय में, और आकर के मैंने जो नाम बदला, वो पहले 7 रेसकोर्स था, मैंने उसको लोक कल्याण किया, क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ आने वाले हर किसी के मन में भाव रहना चाहिए कि ये लोक कल्याण और लोक सेवा के लिए जगह है, ये सत्ता के लिए नहीं है। और लोकतंत्र का स्पिरिट भी वही होता है और मैं उसको जीने का पल पल प्रयास करता हूँ। लेकिन आप सबका स्वागत है और आप सब देश के अलग अलग भाग से आए हैं, तो मुझे भी आपके सब दर्शकों के साथ जी भर करके और खुले मन से बात करने का आनंद आएगा। प्रधानमंत्री जी, देश इस वक्त एक बहुत बड़ा पर्व मना रहा है, लोकसभा चुनाव हैं, आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। 2014, 2019 दोनों चुनावों के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी थे। अगर इसकी तुलना 2024 से की जाए तो क्या आपको बदलाव दिख रहा है, क्या फर्क दिख रहा है? पहली बात है कि चुनाव मेरे लिए नया नहीं है। मैंने लंबा अरसे तक संगठन में रह करके चुनाव लड़वाने का काम किया। फिर मुझे ज़िंदगी में पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ने की नौबत आई और अब एक और भूमिका में देश और दुनिया की नज़रों में एक विशेष जिम्मेवारी के साथ मैं इस चुनाव के मैदान में हूँ। 2014 में जब हम चुनाव में थे तब लोगों के मन में कई क्वेश्चन मार्क थे। मोदी जी नए हैं, कौन है, गुजराती जानते हैं, लेकिन लोगों के मन में एक उम्मीद थी। 2014 में उम्मीद थी यार कुछ तो करेगा। जब 2019 के चुनाव में मैं गया तो मैं देख रहा था कि वो उम्मीद जो है वो विश्वास में पलट चुकी थी और वो परिश्रम, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, ये सारे मिलजुल करके जो 2014 से 19 तक लोगों ने देखा तो विश्वास था। अब मैं समझता हूं कि 2024 जो उम्मीद से शुरू हुआ था, जो विश्वास के दौर में आया था, वो अब गारंटी बन चुका है। 2024 का चुनाव देश को मैं कहता हूं यस, ये मैं करूं क्योंकि मेरा 10 साल का अनुभव है। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है मुझे पता है। दूसरा, 2014 में मुझे सेवा करने का एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, मैं मानता हूँ मैंने, और सेवा भाव के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया मैंने। 2019 में मैं जब लोगों के पास गया तो एक रिपोर्ट कार्ड लेकर गया था कि भाई देखिए मैं इतना इतना कर पाया हूँ, लेकिन उससे लोगों को लगता है यार दिशा तो सही है, अगर इतने समय में कर दिया तो कर लेगा। 2024 में मैं जा रहा, रात को 9-10 बजे पहुँच के स्नान करके मैं बजट की मीटिंग लेता था और मैं गुजरात का बजट बनाता था। अभी भी मैं रूटीन में भी मैं विदेश जाता हूँ तब भी यहाँ भी तो मेरे साथ ब्रीफिंग करने वाली टीम होती है और मेरे आगे के कार्यक्रमों की चर्चा करने वाली टीम होती हैं, फाइलें होती हैं, कुछ डिस्कशन पॉइंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इन दिनों साथ साथ कर लेता हूँ। बहुत सी चीज़ें मैं अर्जेंस है तो देर रात का, जैसे हीट वेव, कभी हीट वेव के लिए मैं 1 जून तक इंतज़ार नहीं कर सकता, तो मेरे लिए उसके लिए आवश्यक जो भी मीटिंग करनी होती है, मौसम कैसा रहेगा, इस बार बारिश कैसी रहेगी, उसके लिए क्या प्लान करना चाहिए, तो ये मुझे पहले करना पड़ता है, तो मेरी उसकी मीटिंगें चलती हैं। अब सरकार बनने के बाद बजट आएगा,
तो बजट की तैयारी करनी है, सरकार बनने के बाद मुझे 100 दिन का काम करना है, तो उसकी तैयारी हो। तो एक प्रकार से मैं इन सारे चीज़ों को एक साथ, और मैं 10 प्रकार की चीज़ें एक साथ करने की अब ट्रेनिंग हो चुकी है मेरी दिनों में, तो मैं कर लेता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मुझे, मेरे व्यक्तित्व को मैं टुकड़ों में नहीं रखता हूँ। मेरा एक बड़ा होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। तो मेरा ऐसा नहीं होता है कि भाई ये काम करता हूँ तो वो काम छोड़ दूँ, फिर वो करूँ तो फिर वो छोड़ दूँ। मुझे लगता है कि ये काम भी मेरा पूरा फोकस रहेगा, लेकिन उस काम को भी मुझे समय देना होगा, उस काम को भी मुझे फोकस रहेगा, उस काम को भी समय देना। तो मैं बैलेंस एक्ट करता हूँ, और शायद मुझे लगता है कि ये योगा के ही कमाल है जो मुझे बैलेंस करना सिखाती है। प्रधानमंत्री जी, अब 2 चरण लगभग खत्म हो चुके हैं पूरे, अब तीसरे चरण में चुनाव जा रहा है, लेकिन नीति और मुद्दों से कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भटक रहा है। आप पर व्यक्तिगत हमले होते हैं, जैसे अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपको कोबरा कह दिया। हमारे यहाँ संजय राउत है, उन्होंने रावण कहा था औरंगजेब का जन्म आपके गाँव के पास हुआ है। कई सारे वीडियो आते हैं जिसमें होता है कि टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो आप इन बयानों को कैसे देखते हैं? मुझे चिंता ये है कि अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो, क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज़्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं शिव का भी उपासक हूँ, शक्ति का भी उपासक हूँ, और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है तो मैं करूँगा। हमारा लोग राम को भी नहीं छोड़ा है, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा है, मोदी जी को कैसे छोड़ सकता है? प्रधानमंत्री जी, जैसे आपने बोल रहे थे कि अभी 10 साल हो गया है, अभी आप गारंटी दे सकते हैं, तो एक तरफ आपका मोदी का गारंटी है देश के सामने, और दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि अभी राहुल गांधी भी गारंटी दे रहा है कि अगर मेरा सरकार आ गया तो हम एक झटके में सारे गरीबी देश का ख़त्म कर देंगे। तो अभी देश किसका गारंटी पर भरोसा करे? देखिए, पहली बात है कि गारंटी शब्द पर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, तो हर किसी को उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिसको फर्जी माल बेचना होता है वो भी बड़ी प्रोडक्ट का सिमिली ढूंढ करके शब्दों का प्रयोग करता है। तब उनकी मुसीबत ये है कि उनको ये शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए, अब गारंटी वो ऐसे ही नहीं निकलती है जी। एक लंबी तपस्या के बाद आपके शब्द गारंटी बन जाते हैं, आपके शब्द की कीमत बढ़ जाती है। मैं गारंटी शब्द उपयोग न करूं तो भी, मुझे याद है मैं गुजरात में था, तो मेरे यहाँ अमरेली डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग आए, तो उसके बाद चुनाव होना था। उन्होंने कहा, साहब बस आप इतना बोल दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। मैंने कहा, मैं नहीं बोल सकता भाई। नहीं बोले, साहब आप बोल दीजिए ना। मैंने कहा, भाई ऐसे जिस चीज़ की योजना नहीं बनी है मैं इसके विषय में। बोले, साहब आपने बोल दिया ना, बोले वो रामबाण है, बस आप बोल दीजिए। मैं उस दिन से बहुत सजग हो गया। मेरे गुजरात के लोगों के मन में मेरे लिए ये भाव बना है कि साहब आपने एक शब्द बोल दिया, इसका मतलब अब मुझे इस पर बहुत जिम्मेवारी से जीना पड़ेगा। और मैं तब से लेकर के बहुत जिम्मेवार हो गया हूँ कि मेरा हर शब्द एक जिम्मेवारी है, मेरा हर शब्द मेरी एक गारंटी है। उस रूप में मैं करता हूँ। बाकियों ने इन शब्दों की डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेकिन कोई मुझे बता दे साहब, उनके नाना परनाना, आप उनके भाषण सुन लीजिए, लाल किले पर गरीबी की बातें की है।
उनकी दादी, उन्होंने गरीबी की बातें की, उनके पिताजी गरीबी की बातें की, उनकी माताजी जब रिमोट सरकार चलाती तब भी गरीबी, और अब कह रहे हैं हम खटाखट गरीबी हटा देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन भरोसा करेगा भाई? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देश देखता है, देश देखता है। उसी प्रकार से जब मैं कहूँ कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पर अविश्वास नहीं करेगा। आप उनके भाषण सुन लीजिए, लाल किले पर गरीबी की बातें की है, उनकी दादी, उन्होंने गरीबी की बातें की, उनके पिताजी गरीबी की बातें की, उनकी माताजी जब रिमोट सरकार चलाती तब भी गरीबी, और अब कह रहे हैं हम खटाखट गरीबी हटा देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन भरोसा करेगा भाई? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देश देखता है, देश देखता है। उसी प्रकार से जब मैं कहूँ कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पर अविश्वास नहीं करेगा। बाकी कोई भी नेता कहेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे बताइए कितना भरोसा करेंगे? सिंपल सा भी क्वेश्चन है, मुझे देखा है, उसको पूछना या मोदी कह रहा है करेगा मेहनत, पूछना नहीं पड़ता है। तो मेरा जीवन, मेरी वाणी और मेरी गारंटी, ये सब एक सूत्र में है जी, ये हवा में से निकाला हुआ भाव नहीं है। और मैं जब कहता हूं मुझे करना है, अब जैसे मैंने 2014 में कहा कि मैं गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, तब मुझे बहुतों ने कहा साहब कितना पैसा लगेगा, कैसे करोगे? मैंने कहा देखिए भाई, देश की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स बनेगा, क्योंकि जब गरीब का घर बनाता हूँ तब ईंटें बनाने वाला कमाता है, सीमेंट बनाने वाला कमाता है, रोजगार मिलता है, फर्नीचर बेचने वाला कमाता है, यानी एक प्रकार से इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स। उसमें मैंने पूरा एक चित्र खाका तैयार किया, 4 करोड़ घर बना दिए, दे दिए। कुछ राज्य सरकारों का बड़ा ठंडा रिस्पांस रहा तो मेरी अपेक्षा से कम हुआ। फिर मैंने कहा नहीं भी, अब कुछ परिवार हैं जो बड़े हो गए, और इसलिए मैंने इस बजट में फिर से कहा, और मैं पब्लिक मीटिंग में कहता हूं कि आप जब चुनाव प्रचार में जाते हो तो मेरा भी एक काम करना कि देखना भाई कहीं उस गांव में 2-4 घर ऐसे होंगे जो छूट गए होंगे, किसी को नल से जल नहीं मिला होगा, किसी को गैस का कनेक्शन नहीं मिला होगा, किसी को घर नहीं मिला होगा, उसकी सूची मुझे भेज देना, क्योंकि मैं 3 करोड़ घर और बना हूँ, वो उनके लिए बनाऊंगा। यानी पक्का रोड मैप है, तब जाकर के गारंटी पे भरोसा होता है। आपने पहले एक बात बोला था, मैंने काम करके आपके सामने आ जाएंगे बोल के, आपने काम करके सामने आ गया, ये आपका गारंटी है। दूसरा हम सीन ऐसे देख रहा है, कर्नाटक में 5 गारंटी से देश भर भी 25 गारंटी तक आ गया, आगे क्या हो सकता है? होता क्या है, जब ये इनका कोई चीज़ चलती नहीं है तो उनको लगता है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए नई नई चीज़ें जोड़ो, नई नई चीज़ें जोड़ो। और इसलिए वो आपने देखा होगा, हाँ, कोई बच्चा अगर आपका ऐनक ले लेता है और आपको लगता है कि बच्चा ऐनक तोड़ देगा, डर लगता है, और तो आप क्या करते हैं, उसको एक बॉल ला करके दिखाते हैं, तो उसको लगता है हाँ ये बॉल बड़ी चीज़ है, तो ऐनक छोड़ देता है, बॉल पकड़ लेता है। ये लोग उस साइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है देश की जनता बहुत ही समझदार है, इनके हर खेल को जानती हैं। वो 5 गारंटी लाए, 25 गारंटी लाए, 75 गारंटी लाए, वो शब्दों को ऊपर नीचे करे, अनाप शनाप बोले, इससे जनमन नहीं बनता है जी। आपको टीवी मीडिया में जगह मिल जाती है, जमीन पे नहीं मिलती है, जनों के दिल में नहीं मिलती है। दूसरा, उन्होंने ऐसी ऐसी गारंटियां दी थी, एक जगह पे तो एक चुनाव में उन्होंने तारीख गिन लीजिए, 1, 2, ऐसा बोले 10 दिन में ये हो जाएगा। वो 5 साल वो सरकार रही, नहीं हुआ जी, तो लोगों को अविश्वास हो जाता है। और दुर्भाग्य तो ये है कि सार देता है, बॉल पकड़ लेता है। ये लोग उस साइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है देश की जनता बहुत ही समझदार है, इनके हर खेल को जानती हैं। वो 5 गारंटी लाए, 25 गारंटी लाए, 75 गारंटी लाए, वो शब्दों को ऊपर नीचे करे, अनाप शनाप बोले, इससे जनमन नहीं बनता है जी।
आपको टीवी मीडिया में जगह मिल जाती है, जमीन पे नहीं मिलती है, जनों के दिल में नहीं मिलती है। दूसरा, उन्होंने ऐसी ऐसी गारंटियां दी थी, एक जगह पे तो एक चुनाव में उन्होंने तारीख गिन लीजिए, 1, 2, ऐसा बोले 10 दिन में ये हो जाएगा। वो 5 साल वो सरकार रही, नहीं हुआ जी। तो लोगों को अविश्वास हो जाता है। और दुर्भाग्य तो ये है कि सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं की शब्दों की ताकत इतनी खत्म हो चुकी है कि मेरे लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भाई मैं वो उस बिरादरी का नहीं हूं बाबा, मैं जो कह रहा हूं करूंगा, तो मुझे तो उनके कारण नुकसान होता है ये झूठ बोलने वालों से। आपने इसके साथ साथ उनका नींद उड़ा दिया है। अभी जो दिया है ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या क्या रह सकता है पिक्चर ऐसा है कि वो नींद उनको उड़ने का कारण नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं कि इतना बड़ा देश 10 साल में मैंने जो किया है उसके कारण मेरा विश्वास बन गया है। लेकिन मेरी जो सोचने का तरीका है, मुझे बहुत कुछ करना है। और मैं देश को बताता हूँ, आपको संतोष होगा, आपको मोदी को प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मान लीजिए मोदी सोने वाला नहीं है। मैं इसको और ऊंचाई पे ले जाऊंगा और नई चीजें करूंगा, और मुझे दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार करना है जी। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बड़ा भ्रम है, और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है। देश में पहले भी संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं? आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं। और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है, तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनका इतिहास देख लीजिए साहब, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? उनका इतिहास देख लीजिए साहब। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक करके उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। दूसरा, अब उन्होंने कैसे किया? भारत का संविधान, इसमें मैं 3 बातें मोटी मोटी देखता हूं। एक तो बहुत ही अनुभवी लोगों ने बैठ करके, भारत की जड़ों को जानने वाले लोगों ने बैठ करके संविधान को बनाया। उसमें वो सुगंध है भारत के सोच, इसलिए उसको एक सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। तो वो सुगंध है। दूसरा, ये लोग आगे का सोचते थे, तो उसमें एक फ्यूचरिस्टिक देश आगे अच्छा चले इसकी व्यवस्था भी है। और तीसरा, जो शब्दों में नहीं है लेकिन पेंटिंग में है, पहला संविधान बना उसके हर पेज पर एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग हमें हजारों साल के साथ जोड़ने वाली एक लिंक है, कड़ी है।
हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी मान्यताएं, वो सब उन चित्रों में अंकित है। चित्रों में, ताकि जल्दी देश समझ पाए, लंबा इतिहास लिखना ना पड़े, वो चित्रों में रखा गया। शब्दों में वर्तमान और आने वाली कल रखी गई। तो कल, आज और कल, इसका एक बहुत ही संतुलित दस्तावेज, अत्यंत पवित्र दस्तावेज हमारा संविधान है। इन्होंने सबसे पहले संविधान की मूल प्रत में जितनी ये जो महान ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा वाला भाव था, उसको नष्ट कर दिया, नए प्रिंट में उसको निकाल दिया। उसके बाद एक भी संविधान की प्रत उस वाली प्रिंट नहीं हुई। हमने अभी जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया तो ओरिजिनल की प्रत प्रिंट करके हमने देश के वासियों को, एमपीओ को दी, क्योंकि उसके मेरे मन में था, जैसे मैंने सेंगोल रखा पार्लियामेंट में, मैंने संविधान की भी ओरिजिनल प्रत की प्रिंट छपवा के दी, क्योंकि उसमें वो मैंने संविधान की तरह। दूसरा, इन्होंने क्या किया, हमारी न्यायालय, संविधान ने जन्म दिया है। शाहबानो का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है, उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उनके चुनाव को रद्द-बातल किया था न्यायालय का, उन्होंने संविधान को कूड़े कचरे में डाल दिया, इमरजेंसी डाल दी, हिंदुस्तान को जेल में खाने बंद कर दिया। उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया। हमारी न्यायालय, संविधान ने जन्म दिया है। शाहबानो का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है, उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उनके चुनाव को रद्द-बातल किया था न्यायालय का, उन्होंने संविधान को कूड़े कचरे में डाल दिया, इमरजेंसी डाल दी, हिंदुस्तान को जेल में खाने बंद कर दिया। उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया। देश की सरकारों को 356 का उपयोग करके 100 बार उसको खत्म किया इन्होंने, और एक प्रधानमंत्री ने अकेले ने 50 बार किया, और इन्हीं के परिवार ने की। तो संविधान को पूरी तरह नष्ट करना, ये उनकी पूरी। और दूसरा, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, एक पावर के लिए, दूसरा अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए। एक है तो सत्ता के लिए संविधान का उपयोग किया, दूसरा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया। मेरे मन में तो सवाल है जी, और मैं तो मीडिया के लोगों को कहता हूं, खोजिए, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या? मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या, कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है, SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है, और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे, क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को फतवा निकाल कर OBC बना दी, एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% OBC का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए।
उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? जो लोग ये कह रहे हैं ना, बेईमानी कर रहे हैं। 60 साल तक इन्होंने राज किया, कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू होता था। अगर संविधान की इतनी है आपको पवित्रता लगती थी, तो कश्मीर में संविधान क्यों लागू नहीं किया आपने? 370 की दीवार बना करके भारत के संविधान को यहां तक क्यों अटका दिया आपने? ये बाबा साहब का, अंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो मेरे दलित भाई बहन हैं, इनको 75 साल तक आरक्षण का अधिकार नहीं मिला है जी, कोई अधिकार नहीं मिला है। तो इनको रोना क्यों नहीं आया भाई? वहां पर हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों रोना नहीं आया? हमारी माताएं बहनें हैं वहां, उनको कोई अधिकार नहीं मिला, क्यों? संविधान था ही नहीं वहां, उनका संविधान चलता था। मैंने संविधान की सबसे बड़ी